हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का 7th वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने इनसे रिलेटेड पिछली वीडियोज नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। वो वीडियोज भी लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब देखिए, डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है हिंदी में? मुक्त होना या छूटना। लेकिन अगर आप इंग्लिश में दूसरे टर्म में बोले तो इसका मतलब होता है रिलीज होना या टर्मिनेट होना। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के रिलीज की बात कर रहा है, टर्मिनेट होने की बात कर रहा है। यानी जब पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। हम बोल सकते हैं कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं, तो जैसे ही वो समाप्ति की तरफ आते हैं उसे बोला जाता है डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, बहुत सारे मोड्स दे रखे हैं। नॉर्मल आपने पिछली वीडियोज में सिंपल पार्ट देखा था कि देखिए, जैसे ए है, ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार तुम्हें 2 लाख में सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो आपको बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन गया। अब देखिए, ए की ऑब्लिगेशन क्या है कि कार देनी है, और बी की ऑब्लिगेशन क्या है कि पेमेंट करना है। जैसे ही दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशन एंड कर दी, कहने का मतलब ये काम पूरा कर लिया, परफॉर्मेंस कर दी, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो एक होता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, एग्रीमेंट में चेंज हो जाता है, नया एग्रीमेंट बन जाता है, या पुराने एग्रीमेंट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाती है, तो डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट का पार्ट पूरा कवर करेंगे। फिर कभी कभी टाइम लैप्स हो गया, एक पर्टिकुलर डेट तक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था, उसके बाद क्या हो गया? वो जनरली डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, की पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म हो ही नहीं सकता, इसलिए वो डिस्चार्ज हो गया। या बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया, या जैसे ही डेट आ गई मना कर दिया गया, तो डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से आपके 6 पार्ट दे रखे हैं जो आज की वीडियो में कवर करेंगे। अब देखिए, शुरू में क्या बोल रखा है? व्हेन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट कम टू एन एंड, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज और टर्मिनेटेड। सिंपल सा पार्ट। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी अधिकार, जो भी दायित्व है वो समाप्त हो जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है कि अनुबंध की समाप्ति, अनुबंध का टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड्स, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। तो पार्टीज के बीच में क्या हो गया? जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, जो भी अनुबंध से रिलेटेड संबंध है, वो टर्मिनेट हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। अब देखिए, मोड ऑफ डिस्चार्ज में मैंने बताया कि देखिए 6 तरीके हैं, जिसमें परफॉर्मेंस में 2 आ गए, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आ जाएगा। फिर एग्रीमेंट वाले पार्ट में, जिसमें हम म्यूचुअल एग्रीमेंट बोलते हैं, तो नोवेशन, अल्ट्रेशन, रिसेशन, रेमिशन, वेवर। फिर लैप्स ऑफ टाइप सिंपल सा है। फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ में भी आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, डेथ, इंसॉल्वेंसी, अनऑथोराइज मेटल, अल्ट्रेशन और मर्जर। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू कवर कर लेंगे जहाँ नीड होगी, ठीक है ना। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और लास्ट है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको तो मैं अलग से डिटेल में अगली वीडियो में भी कवर करूंगा, फिर भी इसका थोड़ा सा पार्ट आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट। पर देखिए, उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से कुछ ऑफर्स। तो देखिए, आपको बताया कि महाराष्ट्र सेट दिसंबर 2020 का एग्जाम है, दिसंबर एंड में महाराष्ट्र सेट का एग्जाम है, तो उनसे रिलेटेड अनअकैडमी लेकर आए रिवाइसथॉन। ये मैं आपको पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ। एक अल्टीमेट रिवीजन सीरीज है जहाँ पे आपको 15 डेज में कंप्लीट रिवीजन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो 1 दिसंबर से ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो अभी भी आप एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या कॉमन पेपर है, उनसे रिलेटेड आपको रिवीजन कराया जा रहा है। फ्री लाइव क्लासेस हैं, जहाँ पे मोर देन 150 आवर्स आपको फ्री लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं और अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, आपको ये दिख रहा है कि NTA UGC नेट दिसंबर बैच कैलेंडर, तो NTA ने नए बैच स्टार्ट कर दिए हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एनरोल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक कंप्लीट बैच दे रखा है जो कि पेपर 1 का है। ये जो होगा, इसमें लैंग्वेज वो इंग्लिश से रिलेटेड है। 15 दिसंबर ट्यूसडे निहारिका बख्तानी और वोड नाना शिवलिंगम जो एजुकेटर है, वो जनरली आपको ये क्लास प्रोवाइड कराएंगे। फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैनेजमेंट का भी और पेपर 1 का भी है। इसमें भी आप एजुकेटर के नाम देख सकते हैं, और 22 दिसंबर का है, ट्यूसडे का। इसी तरीके से आप देख सकते हैं साइकोलॉजी का पेपर 1, पॉलिटिकल साइंस का है, इकोनॉमिक्स का है। फिर इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस एंड पेपर 1 ये भी जनरली दे रखा है। फिर पूरा का पूरा बैच कोर्स लॉ पे, फिर मैनेजमेंट और पेपर 1 का भी है। इसी तरीके से आपको कॉमर्स का, इंग्लिश का भी दे रखा है, ठीक है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके क्या कर सकते हैं? एनरोल कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको एनरोल करोगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप चिराग NTA कोड एंटर करेंगे, ठीक है, मेरा कोड चिराग NTA कोड एंटर करेंगे, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको 10%, जैसे आपने जिस भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए एनरोल किया है, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, जैसे भी आपने एनरोल किया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी फीस है उस पर 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो अभी अनअकैडमी से रिलेटेड जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन का कोर्स है वो
एनरोल कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि प्राइस हाइक होने वाली है। तो उसको बीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्काउंट अवेल करना पड़ेगा चिराग एनटीए कोड डाल के, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। अब देखिए अपने पार्ट की तरफ आते हैं, जो कि ये सबसे पहले डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, एक तो है एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरा है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंडर और ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। तो देखिए एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या बोल रहा है कि जब प्रॉमिसर ने अपनी ऑब्लिगेशन एक प्रिस्क्राइब टाइम पे फुलफिल कर दी तो जनरली वो एक्चुअल परफॉर्मेंस कहलाती है। आपने अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया ए और बी का, कि ए ने बोला बी को कि मैं अपनी कार तुम्हें 2 लाख में बेचने के लिए तैयार हूँ, सेल करने के लिए तैयार हूँ। बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। उसके बाद दोनों की ऑब्लिगेशन है, ए क्या करेगा, जनरली कार दे देगा, और बी क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम जो भी तय किया गया है कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद, जनरली बी भी क्या करेगा, उसका पेमेंट कर देगा और अपने अंडर में कार ले लेगा। तो एक ऑब्लिगेशन एंड हो गई। वैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर एक्स ने क्या कर रखा है, वाई से लोन ले रखा है और वो बोल दिया कि मैंने जो ये 1 लाख का लोन ले रखा है, इसको मैं आफ्टर 1 मंथ या विद इन 1 मंथ, जैसे भी है, जैसे ही 1 मंथ एंड होगा मैं आपको पे कर दूंगा। तो यहाँ पे एक तरीके से एक्स क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, और जैसे ही एक्स ने पे कर दिया तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो चुकी है। When the promisor has fulfilled his obligation within prescribed time, it is said to be actual performance. X borrows money from Y with a promise to return it after 1 month. X repays money after 1 month. नॉर्मल सा एग्जाम्पल। अब देखिए दूसरा आता है आपका अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या है, जो प्रॉमिसर है उसने परफॉर्मेंस को अटेम्प्ट किया है, मतलब अपनी ऑब्लिगेशन तो सामने वाले को बोल दी कि पूरी कर दी, एक तरीके से बोल रहा है कि वो सामने वाले को ऑफर कर रहा है, लेकिन सामने वाला जो प्रॉमिस है क्या पता उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट न करे और रिफ्यूज़ कर ले, मना कर दे। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि पी ने प्रॉमिस किया आर को गुड्स डिलीवर करने का, ठीक है, और पी ने एक फिक्स प्लेस डिसाइड कर दिया कि मैं आपको क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन में, जैसे हमारे यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि सी स्कीम है एक जगह, तो यहाँ पे मैंने पी यानी पी ने आर को क्या बोल दिया कि मैं सी स्कीम पे गुड्स को डिलीवर कर दूंगा, लेकिन आर ने क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो पी ने अपनी तरफ से क्या कर दी, एक वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया, एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया, जो कि किसके इक्विवेलेंट आएगा, परफॉर्मेंस के इक्विवेलेंट कहलाता है। तो यहाँ पे ये बोल रखा है व्हेन द प्रॉमिसर ऑफर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन बट प्रॉमिस ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस, इट इज सेड टू बी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। A valid tender of performance is equivalent to performance. A valid tender of performance is rejected by promisee, then promisor is discharged from his obligation. इसका मतलब क्या है कि P ने R को बोला कि मैं क्या करूँगा कि आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा इस पर्टिकुलर प्लेस में, R ने मना कर दिया। तो इसका मतलब है क्या, अब P की कोई ऑब्लिगेशन नहीं रही, क्योंकि P ने अपनी तरफ से काम कर लिया था, अब R मना कर रहा है, तो सीधी सी बात है P की इसके बाद कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी। After tender of performance by the promisor, he may ask the promisee to perform his part of obligation. तो P R को बोल सकता है कि ऑब्लिगेशन परफॉर्म करो। देखिए टेंडर ऐसे भी बोल सकते हैं ना, आपको पता है हिंदी में बोलते हैं निविदा। आप अखबार में देखते हो गवर्नमेंट क्या करती है, टेंडर इनवाइट करती है, तो बहुत सारी पार्टीज क्या होती है, अट्रैक्ट हो जाती है और वो जनरली अपनी कोटेशन दे देती है, ठीक है, एक बंद लिफाफे में, ये मान के चलिए। अब गवर्नमेंट को जो अच्छा लगता है जनरली उसका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेती है। तो ऐसे तो बहुत सारे पार्टी के क्या होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी के ऑफर आते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी कि गवर्नमेंट सबके एक्सेप्ट करे। तो गवर्नमेंट तो टेंडर दे दिया, ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे, तो हम बोल सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक तरीके से करने के लिए तैयार है गवर्नमेंट से, तो वो तो तैयार है, वो अपनी तरफ से परफॉर्मेंस कर रहा है, उसने तो कोटेशन दे दी, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर लिया, तो हम बोल सकते हैं कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी उसने तो अपनी तरफ से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर दी है, तो इसलिए इसको जनरली टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस बोला जाता है। उसकी तरह सोच सकते हैं, मैंने ऐसे बोला, ठीक है, या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस बोला जाता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में ही बोल रखा है, पी प्रोमिसेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू आर, पी टेक्स गुड टू फिक्स प्लेस बट आर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट डिलीवरी। ये आ गया, तो आर ने मना कर दिया। दिस इज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एज प्रोमिसर हैज ऑफर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। अब आर ने मना कर दिया तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि पी की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी और इसकी ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। अब पी को करना जरूरी नहीं है, डिलीवर करना जरूरी नहीं है। अब देखिए डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट है, तो जनरली आपने जब ऊपर कवर किए तो मैंने क्या बताया, इसके 5 पार्ट है, नोवेशन, अल्ट्रेशन, रिसेशन, रेमिशन, वेवर। वैसे तो क्या है इसके जब आप वन वर्ड देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे, लेकिन क्या है कि देखो कभी कभी दिक्कत होती है कि नोवेशन अल्ट्रेशन में क्या फ़र्क होता है, वैसे रेमिशन और वेवर में क्या फ़र्क होता है, कभी कभी दोनों सिमिलर लगते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के साथ कवर किए तो आपको पता चल जाएंगे। देखिए नोवेशन का मतलब होता है नवाचार। इसका मतलब क्या होता है कि जब पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, यानी सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नोवेशन। ये दो तरीके से हो सकता है, जहाँ पे या तो पार्टी चेंज हो गई, कॉन्ट्रैक्ट तो सेम है
लेकिन पार्टीज़ के बीच में चेंज हो गया, या इसका उल्टा हो सकता है। इसका मतलब क्या, पार्टी तो सेम है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो गया। अब आप बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो गया तो वो तो अल्ट्रेशन भी हो सकता है, लेकिन देखिए याद रखना कि नोवेशन और अल्ट्रेशन में क्या फ़र्क है कि अल्ट्रेशन में कॉन्ट्रैक्ट की जो एक या उससे ज़्यादा टर्म है उसमें चेंज हो रहा है, लेकिन कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा, यानी सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा। जबकि नोवेशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। इसी तरीके से आपको पता है कि जब नोवेशन में एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है तो पार्टीज़ भी चेंज हो सकती है, जबकि अल्ट्रेशन में पार्टी चेंज नहीं होती। तो नोवेशन में पार्टी भी चेंज हो सकती है, अल्ट्रेशन में पार्टी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे ये बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज नोवेशन, जिसको हिंदी में नवाचार भी बोल सकते हो। इट डिस्चार्जेस द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन मस्ट बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ए और बी पार्टी है तो उनके बीच में आपस में कंसेंट होनी चाहिए, ए बी के बाद सी भी आ गया तो कंसेंट होनी चाहिए। अब देखो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि जनरली सब्स्टिट्यूट कैसे होता है। नोवेशन में बी ऑफ टू टाइप्स, नोवेशन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ पार्टीज but contract remaining same. Sometimes parties to contract are changed and contract remain same. In such case contract between original parties is discharged. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि A ने B से उधार लिया, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि B के लिए जो डेटर है वो A है। कहने का मतलब B पैसे किससे लेगा, A से लेगा। लेकिन उसके बाद देखिए एक C पर्सन आया और A B C के बीच में तय हुआ कि जो A और B के बीच में एग्रीमेंट था कि A क्या करेगा, B को पैसे देगा, उसकी जगह A की जगह C ने ले ली। तो सी ने क्या बोला, मैं बी को पैसे दूंगा। ये ए बी सी के बीच में एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरीके से। तो आप बोल सकते हैं कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था ये एग्जिस्टिंग है, उसकी जगह न्यू हो गया। तो पहले ए और बी के बीच में था, ठीक है, अब सी और बी के बीच में हो गया। तो यहाँ पे ए की जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन थी वो हो गई एंड, ए की जो भी दायित्व है, लाइबिलिटी हो गई वो खत्म। ए को डेट पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए बी सी में तय हुआ कि ए की जो भी ऑब्लिगेशन है वो कौन पे करेगा, सी पे करेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि पार्टीज के बीच में चेंज हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो क्या है, सेम है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब पे करने का अमाउंट तो सेम है ना, तो स्ट्रक्चर तो सेम है, सब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रक्चर तो सेम है कि पे करना अमाउंट, लेकिन पार्टी चेंज हो गई है। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आया है। तो आप बोल सकते हैं ए ओड सर्टेन मनी टू बी, it was agreed between A, B and C that B would accept C as his debtor instead of A. तो B के लिए A डेटर था, क्यों, क्योंकि A ने B से उधार लिया था, तो B को पैसा लेना था A से, समझ गए। लेकिन A B C में एग्रीमेंट हुआ और यहाँ पे B ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब मैं पैसे जो लूँगा वो A से नहीं लूँगा, मैं किससे लूँगा, C से लूँगा, ठीक है। तो इस केस में बोल रहा है इन दिस केस A इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू पे डेट टू B। तो इसका मतलब B को जो पैसा मिलेगा वो किससे मिलेगा, C से मिलेगा, न कि ए से मिलेगा। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि चेंज ऑफ पार्टीज बट कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग सेम। फिर दूसरा क्या है, नोवेशन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट पार्टीज रिमेनिंग सेम। तो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हुआ, पुराने की जगह एक नया आ गया। समटाइम पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बाय ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वैसे तो मुझे इसमें बताना नहीं चाहिए था, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है तो आपको पता है कि जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट होता है तो रिन्यूअल कराते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जैसे ए और बी के बीच में ही एग्रीमेंट हुआ है बिल से रिलेटेड, एक डेटर है और एक सप्लायर है, एक तरीके से बोल सकते हैं, जिसने बिल लिखा सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। तो आपको पता है कि जैसे 2 महीने हुए सामने वाला पे नहीं कर पाया तो उसने क्या बोला, रिन्यूअल कर दो। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, पार्टी तो सेम ही है लेकिन उनके बीच में क्या हो गया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो नोवेशन में क्या बोल दिया, चेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट पार्टी इज रिमेनिंग सेम। तो कॉन्ट्रैक्ट तो चेंज हो गया लेकिन पार्टी क्या हो गई, सेम ही है। समटाइम पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बाय ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट और पार्टी पुरानी ही है, ये पार्ट आ गया, ठीक। अब देखिए आपको अल्ट्रेशन की बात कर रहा है। अल्ट्रेशन में क्या बोल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक या उससे ज़्यादा टर्म्स में चेंज हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रेशन। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी है, ए ने बी को बोला कि मैं पर्टिकुलर, जैसे मैं अल्ट्रेशन का एग्जांपल दे दूं कि आपको एक पर्टिकुलर बासमती क्वालिटी के राइस क्या करूंगा, सप्लाई करूंगा इस पर्टिकुलर डेट पे, यानी 1 महीने बाद, ऐसे बोल दिया ए ने बी को बोला, ठीक है। उसके बाद देखो बी ने क्या बोला कि नहीं मुझे बासमती राइस नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, छोटे चावल चाहिए जिसको बोलते हैं किणकी। आपके में जो भी बोलते हो एरिया में, हमारे यहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं कि किणकी राइस हो गए, छोटे मोटे चावल हो गए। तो जनरली वो बी ने बोला कि मुझे वो चाहिए, ए भी एग्री हो गया, चलो ठीक है कि मैं आपको क्या करूँगा, पर्टिकुलर एक किणकी वाले दे दूंगा। तो क्वालिटी का पार्ट हो गया। प्राइस जैसे तय हुई 50 रुपीज़ पर केजी की, अब वो चेंज हो गई, वो 40 रुपीज़ हो गई। तो यहाँ पे आपस में दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट से तय किया, याद रखना कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज रिक्वायर्ड। एक बार इसको इरेज कर देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे जो लिखा हुआ है सारा।
देखिए ये दे रखा है, इट मीन्स चेंज इन वन और मोर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज रिक्वायर्ड, मैं यही बोल रहा हूँ। लेकिन देखिए अगर बोल दिया कि मेटल अल्ट्रेशन बाय वन पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी ऑल्सो डिस्चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि देखिए बिना दूसरे पर्सन की अगर आपकी सहमति होगी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट। ये डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट है, इसमें क्या है, एक म्यूचुअल कंसेंट है, आपसी सहमति है। जब भी आप देखना दो पर्सन के बीच में, दो पार्टी या उससे ज़्यादा पार्टीज है, उनके बीच में आपसी सहमति हो रही है, तभी नोवेशन हो रहा है, अल्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन नोट में क्या बोल दिया कि दूसरे पर्सन से सहमति नहीं ली और मेटल अल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट चेंज कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस केस में सामने वाली जो अग्रीड पार्टी है चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, नहीं करेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करेगी और सामने वाले के ऊपर केस भी कर सकती है, उससे अमाउंट रिकवर कर सकती है, जो भी उसका लॉस हुआ है वो रिकवर कर सकती है। तो ये तो उनके ऊपर है ना, आपको पता है नॉर्मल सा पार्ट। अब देखिए अल्ट्रेशन और नोवेशन में क्या चेंज है, तो मैंने क्या बताया, नोवेशन में पार्टीज में चेंज हो सकता है, अल्ट्रेशन में चेंज नहीं होगा। नोवेशन में जब भी कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो रहा है तो पुराने की जगह एक नया आ रहा है, जबकि अल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, पुराने की जगह पुराना ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बस उसमें एक या उससे ज़्यादा टर्म में चेंज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 50 रुपीज़ प्राइस तय हुई, बाद में 40 रुपीज़ हो गई, कहने वाला प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्वालिटी मैंने बताया उसमें, क्वांटिटी में। लेकिन देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि आपने राइस का एग्रीमेंट किया, उसके बाद में बोल दिया कि नहीं राइस नहीं करेंगे, डिलीवर वीट करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ तो सब्जेक्ट मैटर ही चेंज हो गया कि राइस की जगह वीट आ गया, तो यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी देखी गई। राइस में क्या हो सकता है, क्वालिटी में चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो राइस की जगह वीट हो गया, तो आपको पता है कि ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और ये नया आएगा, तो ये नोवेशन हो गया, ठीक है। जबकि अल्ट्रेशन में क्या है, एक या उससे ज़्यादा टर्म में क्वांटिटी, जैसे आपने 500 kg मंगाया, उसकी जगह सामने वाला क्या बोल रहा है, यार मैं तो 450 kg ही दे पाऊंगा, आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कंसेंट दे दी तो उस केस में क्या है, आप एक्सेप्ट कर लोगे 450 और सामने वाला आपको 450 डिलीवर कर देगा, सिंपल सा पार्ट। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है आपको रेसिशन, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है रेसिशन में, इट मीन्स कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए कैंसिलेशन एक तो होता है ब्रीच, ब्रीच का मतलब क्या होता है कि जैसे ए और बी हैं, पर्टिकुलर डेट पे जैसे ए को बी को डिलीवर करना था, तो ए ने बी को डिलीवर कर दिया, बी ने उस पर्टिकुलर डेट पे मना कर दिया, तो वो जनरली ब्रीच हो गया। क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट को भंग कर रही है, अनुबंध को रद्द कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या है, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है वो दोनों पार्टीज की सहमति से हो रहा है, या जो भी ज़्यादा पार्टीज हैं ए बी सी, तो सारी पार्टीज की सहमति से हो रहा है। तो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज, ये हो गया। यहाँ पे बोल दिया ए प्रोमिसेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू बी एट ए सर्टेन डेट, जैसे मान के चलिए कि किसी पर्टिकुलर डेट को मैंने बोल दिया 24 अगस्त को ए ने बी को बोला कि मैं डिलीवर कर दूंगा। अब ये 24 अगस्त को डिलीवर कर दूंगा, ये उसने बोला 1 जून को कि मैं आपको जो भी माल है वो 24 अगस्त को डिलीवर कर दूंगा। 15 जून बाद ए ने बी को बोला भाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मैंने बोला था ना उस वक्त मेटेरियल की कमी हो जाएगी या कुछ पर्टिकुलर केस होगा, आप समझ सकते हो, इस तरीके से मना लिया ए ने बी को, तो आपस में दोनों सहमत हो गए। तो बोल रहा है बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि ये वाली 24 अगस्त है, उससे पहले ही 15 जून को ए ने बी को मना लिया, तो उस केस में आपस में वो म्यूचुअली एग्री हो गए। तो कह रहा है बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस ए एंड बी म्यूचुअली एग्री दैट कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि रेसिशन से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। तो ये ब्रीच नहीं कहलाएगा। ब्रीच में तो क्या है, सामने वाली पार्टी जानबूझ के क्या करती है, मना कर देती है, या मान के चलिए ए बी को डिलीवर करने वाला था, उससे पहले ही बी ने क्या करा, किसी और से खरीद लिया, तो एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, उसमें एक्चुअल ब्रीच का पार्ट भी आता है और एंटीसिपेटेड ब्रीच का पार्ट भी आता है, जो अगली वीडियो में पूरा आपको समझ में आएगा। फिर देखिए रेमिशन का और वेवर का थोड़ा मतलब आपको सेम ही लगेगा, तो कई जगह आप देखोगे किसी पर्टिकुलर वीडियोज़ में रेमिशन और वेवर लिखा होगा, तो इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप देखिए रेमिशन में क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ ए लेसर परफॉर्मेंस देन टर्म एंड कंडीशन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए अल्ट्रेशन तो मतलब क्या है कि वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या जो टर्म एंड कंडीशन, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन है उससे कम परफॉर्मेंस हो रहा है, ये बोल रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या बोल रहा है, ए ने अमाउंट लिया 500 रुपये का उधार बी से, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए ने किससे, बी से, कितने रुपए, 500 रुपये। उसके बाद बोल रहा है ए एग्रीड टू एक्सेप्ट ₹250 फ्रॉम बी इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द होल डेट। अब देखिए ए को थोड़ी सी शॉर्टेज पड़ गई, ऐसे बोल सकते हैं, या मैं ये भी बोल सकता हूँ देखिए बी को पैसों की जरूरत हो गई। देखिए याद रखना कि दोनों पार्टी के केस में हो सकता है, ए बी को क्या बोल रहा है कि भाई 500 तो पे नहीं कर सकता, इससे अच्छा 250 पे कर दूंगा। पर चलो इसी तरीके से ये भी हो गया कि आपको पता है कि ए ने बी से उधार लिया, एक ये भी केस हो सकता है 2 महीने का, यानी जो पेमेंट ए करेगा और 2 मंथ बाद करेगा। अब देखो बी को पैसों की जरूरत पड़ गई, कितने, 15 दिन बाद ही, तो बी ए को क्या बोलता है कि भाई इससे अच्छा क्या कर कि 500 पे करने थे ना 2 महीने बाद, मेरे को पैसों की ज़रूरत है,
तो इससे अच्छा 250 मेरे को दे दे और पूरा का पूरा डेट खत्म, यानी पूरी की पूरी जो भी अपनी सेट ऑब्लिगेशन है वो खत्म हो जाएगी और सेटलमेंट हो जाएगा। यानी ए को फिर और 250 रुपये देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ए ने एग्री कर लिया, कह रहा है ए एग्री टू एक्सेप्ट ₹250 फ्रॉम बी इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द होल डेट, क्योंकि ए को तो फायदा हो रहा है। तो इस केस में पूरा का पूरा डेट डिस्चार्ज हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे लेसर परफॉर्मेंस लेना, क्योंकि ए को पेमेंट करना है, ए को अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी है और ए ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं 250 पे करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बी को पैसों की जरूरत थी। ये पार्ट हो गया सिंपल सा। फिर देखिए अगला, देखिए क्या बोल रहा है वेवर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन ए पार्टी हु इज एंटाइटल टू क्लेम परफॉर्मेंस गिव अप इज राइट। तो इसका मतलब जिसको परफॉर्मेंस देनी थी, जिसको वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट को पूरा करना था, उसने अपना राइट ही छोड़ दिया, तो जनरली क्या कहलाएगा, वेवर। यहाँ पे देखिए ए प्रॉमिस करता है टू पेंट ए पिक्चर ऑफ बी। तो यहाँ पे एक तरीके से ए क्या एक परफॉर्मेंस क्लेम करेगा कि मुझे बी को पिक्चर बना के देनी है। बी ने उसको क्या करा, कुछ समय बाद मना कर दिया कि नहीं ऐसा मत करे, पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। ए ने काम ही नहीं किया था, ए ने चालू भी नहीं किया था मान के चलिए। तो बी आफ्टरवर्ड्स फॉरबिड्स हिम टू डू सो, बी ने उसको मना कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ए इज एंटाइटल्ड टू क्लेम परफॉर्मेंस गिव अप हिज राइट। तो यहाँ पे ये पार्टी कौन है, ए है। ए इज नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस। तो ए ने जो प्रॉमिस दिया बाद में उसको जरूरी नहीं कि उसको करना है, क्यों, क्योंकि सामने वाले ने वैसे ही मना कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे इसे हम क्या बोल सकते हैं, वेवर हो गया। तो थोड़ा रेमिशन में क्या हो गया, लेसर परफॉर्मेंस, जबकि वेवर में क्या हो गया एक तरीके से कि अपना राइट ही आप छोड़ रहे हो, ये हो गया। अब देखिए डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो इसमें क्या बोल दिया कि अगर एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्पेसिफाइड टाइम परफॉर्म नहीं किया गया तो उस केस में क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाता है। जरूरी नहीं है कि जैसे ए है और बी के बीच में कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट था और उसको 3 महीने के अंदर पूरा करना था। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा था कि ए बी को क्या करेगा, जैसे ही तीसरा मंथ आएगा और एंड आएगा उसके अंदर गुड्स को डिलीवर कर देगा। अगर नहीं कर पाता तो उस केस में क्या होगा, दोनों अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा पर्टिकुलर एग्रीमेंट में दे रखा था, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो लैप्स ऑफ टाइम हो गया। लेकिन ऐसा भी दे रखा था कि अगर ए बी को डिलीवर नहीं कर पाता तो बी कोर्ट में केस भी कर सकता है, बी उससे कंपनसेशन भी मांग सकता है। तो जनरली ये भी पार्टी के बीच में एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन में हो सकता है ना, क्योंकि आपको पता है कि उसमें लीगल एनफोर्सबिलिटी का पार्ट आ जाता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ जो कि बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है इसमें। देखिए आपने टाइम बार डेप्ट सुने होंगे, जिसमें क्या होता है कि देखिए ए क्या करता है, मान के चलिए बी को लोन देता है 2 लाख का। अब आपको पता है कि इसमें ए की लाइबिलिटी है, ए की एक तरीके से ऑब्लिगेशन है कि बी से पैसा जल्दी से जल्दी वसूल करे, या जो भी एक एग्रीमेंट तय हुआ उसके अकॉर्डिंग। जैसे बी ने क्या बोल दिया कि मैं 6 मंथ में पे कर दूंगा, ऐसे बोल दिया, ठीक है। और ए ने भी तय कर दिया, ठीक है हाँ भाई 2 लाख रुपीज़ दे रहा हूँ, 6 मंथ के अंदर तू पे कर देगा। लेकिन उसके बाद टोटल मिला के जब से लोन दिया है तो अराउंड 3 साल हो गए और ए ने बी को कुछ बोला ही नहीं। तो उस केस में ए की कोई भी लीगल रेमेडी नहीं होगी। ए ये नहीं कि कोर्ट में केस कर दे, 3 साल के अंदर कोर्ट में केस कर सकता है, लेकिन 3 साल बाद वो टाइम बार्ड हो जाता है और यहाँ पे बी की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी और ए कोर्ट में केस नहीं कर सकता। यानी जो ए क्रेडिटर है, बी क्या है, डेटर है, तो क्रेडिटर कोर्ट में केस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ए लीनियंट हो गया, डीला हो गया थोड़ा, और 3 साल तक उसने बी को कुछ भी नहीं बोला। अगर वो 3 साल के अंदर कोर्ट में केस कर देता ए, तो वो बी से अमाउंट रिकवर कर सकता था, लेकिन उसके बाद नहीं रिकवर कर सकता। तो यहाँ पे क्या हो गया, लैप्स ऑफ टाइम हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज इफ इट इज नॉट परफॉर्म विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। अगर वो फिक्स टाइम में नहीं किया जाए तो वो डिस्चार्ज होता है। वेयर टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड इट मस्ट बी परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम और एल्स इट विल बी डिस्चार्ज। तो देखिए अगर मान के चलिए कि ए ने बी को लोन दिया, अब ए को बताया कि यार बी जानकार है, दे देगा, इस तरीके से वो लीनेंट रहा, ऐसे करके 3 साल रह गए और आपको बताया कि उसमें कोई स्पेसिफाइड टाइम भी नहीं था। तो रीजनेबल टाइम क्या है इस केस में, लोन देने के समय। टाइम बाद डेप्ट कब हो जाता है, जब जनरली 3 साल हो जाते हैं। तो आपको बताया कि 3 साल बाद ए केस नहीं कर सकता और बी से रिकवर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यही एग्जांपल दे रखा है, इफ ए क्रेडिटर डज नॉट फाइल ए सूट विद इन 3 ईयर ऑफ डेट, कि जब से उसने लोन दिया उसके 3 साल के अंदर सामने वाले के ऊपर केस नहीं कर देता कि भाई वो पैसे नहीं दे रहा, बी पैसे नहीं दे रहा तो केस कर देता हूँ। अगर केस नहीं करता तो डेट क्या बन जाते हैं, टाइम बार्ड बन जाते हैं। ही इज डेप्राइव्ड ऑफ हिज लीगल रेमेडी। अब ए के पास कोई भी लीगल रेमेडी नहीं रही, उससे वो विमुख हो गया, उससे वो दूर हो गया, ये बोल रहा है। यानी ए के पास अब कोई भी लीगल उपचार नहीं रहा, कानूनी उपचार नहीं रहा, और ए को नुकसान हो गया, ठीक है। और बी का फायदा हो गया क्योंकि बी को पे करने की जरूरत नहीं पड़ी, बी को पैसे भी मिल गए और बी को जो लोन का अमाउंट है उसको पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर देखिए फोर्थ केस क्या है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ।
देखिए अब इसमें जनरली क्या बोल रहा है, सबसे पहले डेथ ऑफ प्रोमिसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोमिसर क्या हो गया, जैसे मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में बोलूँ कि एक टीचर है, देखिए तो उसके पास एक पर्सनल स्किल या एबिलिटी है कि वो टीच कर सकता है, वो पढ़ा सकता है। अब उसने एक पर्सन के साथ एग्रीमेंट किया कि उसके बेटे को क्या कर देगा, वो पढ़ा देगा, 12th की कोचिंग कॉमर्स की दे देगा, घर पे आके पढ़ाएगा। लेकिन उस टीचर की ही डेथ हो गई, या हम बोल सकते हैं चलिए वो डिसेबल्ड हो गया, उसके हाथ में लग गई, या जैसे वो पढ़ा, हाथ में तो बोल नहीं सकते हैं, डिसेबल्ड हो गया। अब वो क्या है कि पर्सन को पढ़ाने नहीं जा सकता, उसके बेटे को पढ़ाने नहीं जा सकता, या हम बोल सकते हैं टीचर की डेथ हो गई। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। पर्सन ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं, टीचर को यानी सॉरी टीचर के बेटे को थोड़ी बोलेगा कि टीचर का मान लो सन है या कोई डॉटर है कि नहीं अब तुम पढ़ाओ, उसके बेटे बेटी को आता ही नहीं पढ़ाना, तो वो कहाँ से पढ़ाएंगे। तो इस केस में बोलेंगे इन कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सन स्किल और एबिलिटी दैट टर्मिनेट्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे डेथ हो जाती है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देती है। जैसे एक पेंटर पेंटिंग करता है, तो आपको पता है कि अगर पेंटर उसके हाथ में चोट आ गई, वैसे तो बहुत सारे और पार्ट भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो वो चोट वोट का पार्ट नहीं है, जनरली डेथ का पार्ट है, तो बोल सकते हैं कि पेंटर की डेथ हो गई। तो उस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो पेंटिंग बना ही नहीं सकता, क्योंकि पेंटर को आती थी और उसकी डेथ हो गई। तो ये थोड़ी कि उसका बेटा बना देगा, उसकी बेटी बना देगी, ऐसा नहीं हो सकता। इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रोमिसर, सीधी सी बात है, प्रोमिसर बोल रहा है कि मैं आपको पे कर दूंगा, ए ने बी से लोन लिया, ए बोल रहा है कि मैं पे कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ही वो क्या हो गया, दिवालिया हो गया, उसके पास उसकी एस्टेट में कुछ भी पैसा नहीं मिला। तो उस केस में बी उससे रिकवर कर ही नहीं सकता, क्योंकि ए ने कोर्ट के सामने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी इंकर्ड प्रायर टू हिज एडजुडिकेशन। प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी इंकर्ड प्रायर टू हिज एडजुडिकेशन। तो जैसे ही वो दिवालिया हो गया, उसके बाद क्या है, उसकी संपत्तियों में से कुछ भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसके पास संपत्ति ही नहीं बची। हाँ सीधी सी बात है, जो भी एसेट बच गई उसमें से रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि वो लिक्विडेटर के पास चली जाएगी, उसके बाद क्या करेगा, उस एसेट्स को बेच के जो भी ऑब्लिगेशन है उनका पे कर देगा। लेकिन आपको पता है कि जब दिवालिया हो जाता है उसके बाद इतनी एसेट्स होती ही नहीं है, तो पूरा अमाउंट रिकवर हो ही नहीं पाता। फिर देखिए दे रखा अनऑथराइज मैरिटल अल्टरेशन। आपने अल्टरेशन देखा जिसमें क्या था, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे कंसेंट ही नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू। क्योंकि सामने वाला क्या कर रहा है, देखिए जैसे ए ने बी को बोला कि मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा, और जो गुड्स की प्राइस है वो 50 रुपीज़ है। बी ने बोला ठीक है मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तो एक महीने में क्या करना, आप मुझे सप्लाई कर देना। ए ने बी को एक महीने में जब सप्लाई करा तो उस गुड्स की प्राइस क्या कर दी, 50 की जगह 60 कर दी, बिना बताए बी को, ठीक है। और बोला कि 60 रुपीज़ के हिसाब से जो 1000 क्वांटिटी है इसके 60,000 दो। तो बी क्या बोलेगा, मैं तो 50 ही दूंगा, क्योंकि जो तय हुआ था वो 50 रुपीज़ में हुआ था। तो यहाँ पे अगर अनऑथराइज मेटल अल्ट्रेशन हो गया तो बी के ऑप्शन पे वो एग्रीमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि बी की कंसेंट नहीं ली गई। तो ये बोल रहा है चेंज इन द अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड, डेट ऑफ पेमेंट, प्लेस ऑफ पेमेंट। बी ने बोला कहाँ पे देना, दिल्ली में देना, और आप दे रहे हो कहाँ पे, मुंबई में। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, और बोल दिया कि खुद जाके ले लेना, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्लेस ऑफ पेमेंट आप चेंज कर रहे हो, डेट ऑफ पेमेंट चेंज कर रहे हो, तो फिर वो बी के ऑप्शन पे वो चाहे तो इसे वॉइड कर सकता है। फिर देखिए मर्जर की बात आ रही है। मर्जर में क्या हो गया कि एक इन्फीरियर राइट है वो एक तरीके से सुपीरियर राइट में जाके मिल रहा है। इसमें जनरली एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि एक पार्ट टाइम लेक्चरर है किसी कॉलेज में, उसी कॉलेज में वो क्या बन जाता है, फुल टाइम लेक्चरर बन जाता है। तो आपको पता है कि पहले वो क्या था, पहले वो पार्ट टाइम था, फिर वो फुल टाइम हो गया। तो पहले इन्फीरियर कॉन्ट्रैक्ट था, वो मर्ज होकर किस में मिल गया, सुपीरियर कॉन्ट्रैक्ट में जाके मिल गया। एक लेसी है जिसने हाउस प्रॉपर्टी क्या ली, लीज पे ली। हाउस प्रॉपर्टी किस पे ली, लीज पे, LEASE, लीज पे ली। अब उसके बाद वो क्या बन गया, ओनर बन गया। बाद में उसने क्या कर दिया, सामने वाले से खरीद ही लिया। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो इन्फीरियर राइट है वो सुपीरियर में हो जाता है। तो व्हेन द इन्फीरियर राइट ऑफ ए पर्सन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट मर्ज विद सुपीरियर राइट अंडर ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको पता है कि पहले लेसर लेसी का रिलेशनशिप था, लेकिन जो लेसी था वो ओनर बन गया बाद में, तो उसने सामने वाले की हाउस प्रॉपर्टी ही खरीद ली। तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया जिसे हम क्या बोलेंगे कि इन्फीरियर से सुपीरियर राइट आ गया, जिससे इन्फीरियर राइट का एंड हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट विथ इन्फीरियर राइट विल कम टू एन एंड व्हेन ए पार्ट टाइम लेक्चर इज मेड फुल टाइम लेक्चर, इट डिस्चार्ज पार्ट टाइम लेक्चरशिप कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में आप क्या बोल सकते हैं, देखिए यार ना, जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट तो फिर तो नोवेशन हो गया। आपने बोला सर नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, नोवेशन, लेकिन देखिए यहाँ पे इन्फीरियर राइट से सुपीरियर राइट आ रहा है, तो आप जिस पार्टी से एग्रीमेंट कर रहे हो वो सेम ही है, जैसे ए और बी। तो आपको पता है कि अगर ए लेसी है और बी लेसर है, तो बाद में अगर ए ओनर कब बनेगा, जब ए बी की हाउस प्रॉपर्टी को परचेज कर लेगा तब वो ओनर बन जाएगा। तो पहले ए क्या था, इन्फीरियर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था पार्ट, फिर वो सुपीरियर कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। इस तरीके से नॉर्मल एग्जांपल देखिए। वैसे ही कॉलेज की बात कर रहे हैं तो सेम कॉलेज है जिसमें आप पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पार्ट टाइम से फुल टाइम लेक्चरर हो गए।
ये पार्ट आ गया। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पे सीधी सी बोल रहा है, बात बोल रहा है कि एक एग्रीमेंट क्या है, अगर करना ही, उससे रिलेटेड काम करना ही यानी परफॉर्मेंस करना ही इम्पॉसिबल है, तो उस केस में आपको पता है कि वो शुरू से ही वॉइड कहलाता है, क्योंकि बोल रहा है बिकॉज लॉ डज नॉट कंपेल टू डू इम्पॉसिबल थिंग्स। ए बी को क्या बोलेगा, मैं तारे तोड़ के ला सकता हूँ, तो ये थोड़ी पॉसिबल। ए बी को बोलेगा कि 5 दिन बाद देखना बारिश हो जाएगी, तो वो तो एस्टिमेट ही लगा रहा है ना, बरसात हो जाएगी। तो उस केस में आपस में जो बीच में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इनसे रिलेटेड कुछ भी जो मैंने एग्जांपल बताया फालतू का, तो आपको पता है कि वो वॉइड ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉ कभी भी कंपेल नहीं कर पाएगा, कोई लीगल एनफोर्सिबिलिटी का पार्ट आएगा ही नहीं। फिर देखिए डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसका डिटेल में पार्ट अगली वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ क्या बोल रहा है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर व्हेन एनी ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फेल टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या है, जब हम रेसिशन पढ़ रहे थे, ये वाला देखिए, ये वाला कहाँ गया, ये रहा सी पॉइंट, जिसमें हमने क्या बोला कैंसिलेशन, उसमें क्या है कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी, ये कि भाई जो डेट आ रही है उससे पहले क्या बोल दिया दोनों पार्टी ने कि भाई हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, व्हेन एनी ऑफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट फेल टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे आपको पता है कि ए और बी है, ए ने बी को बोल दिया कि मैं आपको क्या करूँगा, जो पर्टिकुलर गुड्स है वो इस डेट को डिलीवर कर दूंगा। बी ने बोला ठीक है, लेकिन बी ने उससे पहले ही जो गुड्स है वो सी से खरीद लिए, तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया। ये आपको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि बी ने ए से एग्रीमेंट करने से यानी ए से गुड्स लेने से पहले ही सी से ही गुड्स ले लिए, तो जनरली वो एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया, और ए और बी के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का भंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। हाँ, एक तरीके से बोल सकते हैं कि ए एग्रीड पार्टी है, बाद में केस कर सकती है, वो भी आगे कवर होगा तो देख लेंगे, क्योंकि देखिए हम एंटी एंड नेट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं बताना चाहता कि मैं लॉ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जितना मेरा नॉलेज है मैं उस हिसाब से आपको सारा पार्ट बता रहा हूँ। वैसे देखिए अगर आप एक्चुअल ब्रीच देखेंगे तो क्या होगा कि ए ने बी को बोला कि इस पर्टिकुलर डेट को, जैसे 15 अगस्त है, मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। जैसे 15 अगस्त डेट आई, बी ने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, या ए ने बोल दिया कि मैं नहीं कर रहा डिलीवर, उसको आपको डिलीवर नहीं कर रहा। जैसे 15 अगस्त आई, बी इंतजार कर रहा था, लेकिन ए ने मना कर दिया, मैं नहीं डिलीवर कर रहा, मैंने तो किसी और को डिलीवर कर दी है, ठीक है, या मैं किसी और को उस डेट पर डिलीवर कर रहा हूँ, तो एक तरीके से वो एक्चुअल ब्रीच का पार्ट भी आ जाएगा। तो ये पार्ट हो गया। अब देखिए टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है, डिस्चार्ज, उसका प्रॉपर तरीका क्या होता है कि जब भी जो पार्टी अगर एग्रीमेंट को नहीं कर पा रही, ठीक है, या एग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाहती है, तो वो सामने वाले को नोटिस इशू कर दे। यहाँ पे बोल रहा था प्रॉपर वे इन विच द एग्रीमेंट कुड हैव बीन टर्मिनेटेड बाय इशूइंग ऑफ नोटिस टू द प्लेंटिफ आस्किंग हिम टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन विद इन ए पर्टिकुलर टाइम, फेलिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल्ड। तो यानी साथ में क्या है, जब भी एग्रीमेंट होता है, एक जो भी पर्टिकुलर डेट तय होती है कि 1 महीने बाद गुड्स डिलीवर हो जाएगा, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, जैसे ए ने बी को बोला कि 1 महीने बाद गुड्स डिलीवर कर दूंगा, तो बी क्या बोलेगा, ठीक है, मैं आपको नोटिस दे देता हूँ कि पर्टिकुलर टाइम पे आप मुझे गुड्स डिलीवर कर देना, अगर नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, अगर मान के चलिए कि कॉन्ट्रैक्ट किसका, एक इमोल प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को बेचने का है, तो वेंडर मस्ट गिवन रीजनेबल नोटिस रिक्वायरिंग द परफॉर्मेंस विद इन ए डिफाइनाइट टाइम। तो इस केस में क्या बोल रहा है कि पार्टीज को रीजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए। जो बेचने वाला है उसको भी क्या करना पड़ेगा, कहीं और जाके प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी या रेंट पे लेनी पड़ेगी, तो वो सामने वाले को क्या बोलेगा कि मैं आपको बेचने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सामने वाला जो परचेजर है उसको अमाउंट कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि वो 50 लाख का अमाउंट उसके पास है, तो वो सामने वाले से कुछ टाइम भी मांग सकता है। तो 3 मंथ का टाइम मिला, जैसे ही वो 3 मंथ का पार्ट खत्म हुआ और सामने वाला पूरा नहीं कर पाया, 50 लाख पे नहीं कर पाया, तो उस केस में वेंडर जो भी है बेचने वाला, वो क्या बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी द वेंडर मस्ट गिवन रीजनेबल नोटिस रिक्वायरिंग द परफॉर्मेंस विद इन ए डिफाइनेड टाइम। वैसे ही वेंडर के पास भी टाइम होना चाहिए, क्योंकि वो अगर रेंट पे कहीं पे जाके रहेगा तो बोलेगा कि अभी मुझे 3 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे ढूंढने में, तो जो बायर है वो चलो बोलेगा चलो ठीक है, आपको मैंने 2 महीने दिए, 2 महीने में क्या होगा कि आप ये पर्टिकुलर अपनी जगह खाली कर देना। तो परफॉर्मेंस के लिए टाइम होना चाहिए, तो उसके लिए एक प्रॉपर नोटिस होना चाहिए, और जैसे ही नोटिस के अंदर वो पर्टिकुलर पार्ट नहीं हुआ तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा अगली वीडियो में। ये जो मैंने आज जो वीडियो आपको बना के बताई है, ये मैं दूसरी बार बना रहा हूँ, क्योंकि लाइट कट हो गई थी, यहाँ तक मैं पहुँचा था, जैसे ही मैं एक्चुअल बता रहा था तो लाइट कट हो गई, तो कभी कभी एफर्ट दुगना करना पड़ता है। तो देखिए थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, पर क्या करें कि जहाँ आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है, तो डेस्कटॉप पे बनाना पड़ता है, इसलिए अगर लैपटॉप होता तो उस हिसाब से लाइट नहीं जाती, लेकिन फिर भी चलिए ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है।
अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और अगर आपको मेरा कोई पेड ग्रुप सब्सक्राइब करना है, कोई बोल रहा हूँ कॉमर्स का पेड ग्रुप सब्सक्राइब करना है, तो ये 7014049781 मेरा नंबर है। इस पे आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि पूरी की पूरी 10 यूनिट्स जो भी है कॉमर्स की, उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी और साथ में आपको वीडियोस भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। हर पर्टिकुलर 2-3 टॉपिक या जो एक कॉमन टॉपिक हो गया, जैसे देखिए आप कॉन्टेंट की बात कर रहे हैं तो इसकी मैं 2-3 एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे मैंने 20 एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करवाई दी हैं जो पब्लिक में मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसी तरीके से बाकी जो 20 क्वेश्चंस भी और होंगे वो अपलोड करूंगा। फिर इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो धीरे धीरे अपलोड करता चाहूँगा। तो इस तरीके से मैं अपने पेड ग्रुप में भी सारी वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। हर 2-3 पर्टिकुलर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करता हूँ, उसकी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करता हूँ, उसकी भी वीडियो प्रोवाइड करता हूँ ओनली 1500 फीस में। और याद रखना ये 31 दिसंबर तक है। उसके बाद आपकी जो फ़ीस है वो 2500 हो जाएगी, क्योंकि जितना मैंने इसमें एफ़र्ट किया है मुझे लगता है कि उस हिसाब से फ़ीस इतनी होना तो ज़रूरी है, जबकि मैं ये कम में ही लोवेस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि और कोई पर्टिकुलर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। वो आपको सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे और मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इतने में वीडियोज़ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और एमसीक्यूज़ के पार्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियोज़ अराउंड हमारी 500 या उससे ज़्यादा हो जाएगी, ये याद रखना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।